हेलो एंड वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज की ताजा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन इंडिया के स्टॉक मार्केट के लिए एंड इंडिया एज अ कंट्री बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि आज आने वाले हैं पिछले 6 हफ्ते से चलने वाले इलेक्शंस के रिजल्ट्स। जी हाँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के जो रिजल्ट्स आएंगे तो पूरा वर्ल्ड इस चीज पे अपनी निगाहें तो लगाने ही वाला है। तो इसी के पहले जब एग्जिट पोल्स आए थे तो उसके बाद कल जो मार्केट था वो काफी पॉजिटिव रिएक्ट किया था। एग्जिट पोल्स के अलावा जीडीपी का नंबर भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था कल की रैली के लिए। एंड अगर हम एक समरी देखें कि कल मार्केट्स कैसे रहे थे, तो निफ्टी 50 जो था वो 3.25% बढ़ा था सिर्फ एक दिन में। एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 जो अदर लार्ज कैप कंपनीज जिसमें आती है, तो वो इंडेक्स 4.58% से बढ़ा है। अगर हम ओवरऑल निफ्टी 500 की बात करें तो 3.29% की रैली निफ्टी 500 में हमें देखने को मिली थी। और इसमें मिड कैप के अगर बात करें कि निफ्टी मिड कैप 150 वाला जो इंडेक्स है तो वो 3% से बढ़ा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 वाला जो इंडेक्स था वो 2.06% से बढ़ा है कल। सो ऐसे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में काफी ज्यादा रैली हमें देखने को मिली है। कुछ सेक्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रांगली परफॉर्म किए, फॉर एग्जांपल पीएसयू स्टॉक्स काफी ज्यादा फोकस में रहे थे। डिफेंस स्टॉक्स में भी अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। निफ्टी रियलिटी जो है वो इंडेक्स भी काफी स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा था कल के ट्रेडिंग आवर्स में। अगर हम निफ्टी के टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो अदानी पोर्ट्स 11% से बढ़ा लगभग। एसबीआई, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये तीनों स्टॉक्स मोर देन 9% अप थे। एंड ओएनजीसी 7% अप। सो दीज वर द 5 टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो इस पूरी रैली को ड्राइव कर रहा था, दैट वाज एफआई एंड डीआईएस। सो डीआईएस ने कल नेट में जो उनका पोजीशन रहा है तो 1900 करोड़ की बाइंग यहाँ पे डीआईएस ने करी थी कल। एंड एफआईएस की जो बाइंग रही थी वो 6850 करोड़ रुपीस की थी। अगर हम एफआईएस की बात करते हैं तो लास्ट 2 मंथ्स में जब से इलेक्शन शुरू हुए तो एफआईएस जो थे वो नेट सेलर्स रहे थे। अप्रैल 2024 में उन्होंने लगभग 36,000 करोड़ की सेलिंग इंडियन मार्केट्स में की थी। एंड मई 2024 के मंथ में 42,000 से भी ज्यादा की सेलिंग एफआईएस के द्वारा की गई थी। एंड एग्जिट पोल के नंबर आने के बाद, जीडीपी के नंबर आने के बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें कल देखने को मिला मार्केट में। एंड इसी एफआईएफ की जो रिटर्न देखने को हमें मिला, एफआईएफ बाइंग जो कल आई, तो उस वजह से ही मार्केट इतना स्ट्रांगली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। सो आज का जो मार्केट रहेगा वो लार्जली ड्रिवन रहेगा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, बिकॉज सुबह से ही काउंटिंग, वोट काउंटिंग तो शुरू हो ही जाएगी। एंड जैसे जैसे सिनेरियोस चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात ही कर ही रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी के कुछ न्यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज जो हम यहाँ पे आज देखने वाले, दैट इज रिगार्डिंग द पावर सेक्टर। इंडिया का जो पावर कंजम्पशन है वो मई मंथ में 15% बढ़ा है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 156.31 बिलियन यूनिट्स का यहाँ पे कंजम्पशन हुआ है मई 2024 में। और जो पीक पावर डिमांड होती है, सो पीक पावर डिमांड रीच टू 250 गीगावाट्स, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड पावर कंजम्पशन रहा है इन इंडिया हिस्ट्री। सो लास्ट जो पीक था वो 243 गीगावाट्स का था, जो सितंबर के अराउंड, लास्ट सितंबर 2023 में पीक पावर ये अचीव हुआ था। एंड उसके बाद 250 गीगावाट्स का पीक पावर यहाँ पे डिमांड में हमें देखने को मिला है। सो जो पावर मिनिस्ट्री का जो आउटलुक था, तो उन्होंने पीक पावर डिमांड का मई मंथ का आउटलुक 235 गीगावाट्स का था। एंड उससे 15 गीगावाट्स हायर यहाँ पे ये नंबर आया है। सो ओवरऑल जो
इंडस्ट्री है वहां पे कंजम्पशन ज्यादा बढ़ा है। एंड इसका की रीजन यही है कि इंडिया में जो हीट वेव्स आई है, तो उस वजह से कूलिंग प्रोडक्ट्स जो होते, कूलिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं बेसिकली, बीट एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, फैंस, तो इन सभी का जो यूसेज है वो ज्यादा हो चुका है। एंड इसी का कारण है कि पावर इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा डिमांड देख रही है। और जो आने वाला जो महीना है यानी कि जून 2024, इस महीने में भी जो पावर पीक पावर डिमांड है दैट इज एक्सपेक्टेड टू गो टू 260 गीगावाट। सो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिख रहा है पावर कंजम्पशन के लिए, पावर कंपनीज एंड पावर सेक्टर एज एन इंडस्ट्री। तो इसके लिए काफी पॉजिटिव यहाँ पे एस्पेक्ट्स नजर आते हैं, काफी ज्यादा टेलविंड्स हमें पावर सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। इंडिया का पीएमआई डेटा आ चुका है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डेटा होता है, सो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। सो ये डेटा 57.5 पे आया है, 57.5 पॉइंट्स इन मई 2024। और अगर हम इसे कंपेयर करें अप्रैल से, सो 58.8 का यहाँ पे नंबर आया था इन अप्रैल 2024। सो अप्रैल से तो ये नंबर गिरा है, लेकिन अभी भी ये नंबर 50 से बड़ा है। सो इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 50, अगर ये नंबर 50 से बड़ा होता है, तो ये दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी है वो एक्सपांड कर रही है। सो 57.5 एक काफी अच्छा नंबर है। भले ही ये लास्ट 2 महीने से कंटिन्यूअसली पीएमआई गिर रहा है, बिकॉज मार्च में पीएमआई पीक किया था, एंड उसके बाद से हमें अप्रैल और मई मंथ में दोनों में ही थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म एवरेज जो है 53.9 का इंडिया का एवरेज रहा है, एंड उससे हम ऊपर ही यहाँ पे जो ये नंबर आया है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करेंगे और यहाँ पे भी हम यूएस के पीएमआई नंबर की बात करेंगे। सो यूएस में दो एंटिटीज जो है वो अपने पीएमआई यहाँ पे कैलकुलेट करती है। सो यहाँ पे एक मिक्स्ड नंबर आ रहा है। सो एसएनपी ग्लोबल जो है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, सो इन्होंने जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है ये 51.3 पे आया है, जो एस्टिमेट था अराउंड 50.9 का आने का। एंड लास्ट मंथ अगर हम एसएनपी का ये रीडिंग देखें, तो 50 का रीडिंग यहाँ पे था, यानी कि नो ग्रोथ नो कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अभी 51.3 का नंबर आया है, जो कि हमें एक एक्सपांशनरी मोड पे या यूएस इकोनॉमी को दर्शाता है। लेकिन एक और एंटिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, तो आईएसएम, ये एक एंटिटी है। इनका जो पीएमआई का नंबर आया है इनके सर्वे के हिसाब से, तो वो आया है 48.7, और अप्रैल में ये नंबर था 49.2। और जो फोरकास्ट आ रहे थे इस नंबर के वो 49.6 के आ रहे थे। तो काफी ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है इस पीएमआई नंबर इस पीएमआई नंबर में। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो कल एक वन ऑफ यहाँ पे यूएस मार्केट्स में देखने को मिला, एक बहुत बड़ा ग्लिच आ गया था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। सो यूएस के मार्केट्स में कई सारे स्टॉक्स जो है वो उनकी ट्रेडिंग हॉल्ट की गई थी, ऑलमोस्ट 60 स्टॉक्स की ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। एंड बर्कशायर हैथवे जैसा स्टॉक, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक्स इन यूएस इकोनॉमी, सो इस ये जो स्टॉक है वो 99.97% गिरा हुआ नजर आ रहा था। इसके साथ साथ बैरिक गोल्ड करके एक और कंपनी है जो 98.54% डाउन नजर आ रही थी। सो ये ग्लिच के कारण काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स को परेशानी हुई थी कल। लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने थोड़े ही टाइम में क्लैरिफिकेशन निकाला कि दिस इशू वाज ड्यूली रिजॉल्व। सो ये इशू बेसिकली एक टेक्निकल अपग्रेड के वजह से हुआ था। लेकिन ऐसे जब अगर मार्केट में ही अगर टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, तो उस सेगमेंट को काफी ज्यादा डिटेल में उसकी जांच होती है। एंड यही चीज शायद यूएस की एसईसी भी यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर करने जा सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की बात अगर हम करें, तो बजाज ऑटो के जो ऑटो सेल्स नंबर आए हैं मई मंथ के, वो कंपनी ने यहाँ पे रिलीज किए।
3.55 लाख यूनिट्स कंपनी ने यहाँ पे सेल किया है। सो ये नंबर मई 2023 से फ्लैट रहा है। ज्यादा कोई यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखी। अगर टोटल डोमेस्टिक वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 1% डिक्लाइन दिखा है मई मंथ में ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट्स में 3% का इंक्रीज देखने को मिला है। टू व्हीलर सेल्स जो है इस कंपनी के वो 1% डाउन रहे थे। लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो जो सीवी वाला जो सेगमेंट है कंपनी का वो 5% से इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। तो ये ओवरऑल नंबर्स रहे थे। एंड अगर टोटल बेसिस पे देखें तो नंबर्स ईयर ऑन ईयर फ्लैट रहे थे बजाज ऑटो के। वेल्सपुन कॉर्प जो कंपनी है इसे 3670 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन वर्ल्ड, सऊदी अरामको। सो सऊदी अरामको ने यहाँ पे स्टील पाइप सप्लाई करने का एक कॉन्ट्रैक्ट वेल्सपुन कॉर्प की एक एसोसिएट एंटिटी को दिया है। ईपीआईसी या एपिक ये जो कंपनी है ये वेल्सपुन कॉर्प की सऊदी अरेबिया की एक यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट है। ये एक एसोसिएट कंपनी है। एंड यहाँ पे लगभग 3670 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे इस कंपनी को मिला है। सो जो इम्पैक्ट रहेगा इस ऑर्डर का वो 19 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। और फाइनेंशियल इम्पैक्ट कंपनी का कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर के Q4 से लेके अगले फाइनेंशियल ईयर तक, यानी कि Q4 ऑफ FY25 से लेके FY26 के एंड तक के ये फाइनेंशियल जो रेवेन्यू जो है इस कॉन्ट्रैक्ट का इस पीरियड में कंपनी को बुक होता हुआ नजर आ रहा है। एम्बेसी आरईआईटी, इंडिया की जो सबसे बड़ी और द वेरी फर्स्ट आरईआईटी ऑफ इंडिया, इस आरईआईटी ने 1200 करोड़ रुपए यहाँ पे डेट में रेस किया है। सो कंपनी जो है वो 5 मिलियन स्क्वायर फुट की एक कमर्शियल एसेट परचेस करने जा रही है। एंड ये जो फंडिंग है, जो डेट यहाँ पे कंपनी ने इस आरईआईटी ने रेस किया है वो 8.05% के रेट पर यहाँ पे उन्होंने रेस किया है। सो जो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है, सो चेन्नई बेस्ड एक प्रॉपर्टी है जिसका 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट का कंप्लीटेड एरिया है। उसके अलावा 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑनगोइंग डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है। सो दैट कम्स टू 3 मिलियन। एंड इसके साथ साथ फ्यूचर डेवलपमेंट का जो स्कोप है दैट इज अगेन 2 मिलियन स्क्वायर फीट। तो ऐसे टोटल 5 मिलियन स्क्वायर फीट का यहाँ पे एक एसेट जो है एम्बेसी आरईआईटी यहाँ पे परचेज करने जा रही है। एंड उसी के लिए 1200 करोड़ रुपीस का डेट इस आरईआईटी ने रेज किया है। नवीन फ्लोरिन के रिगार्डिंग भी एक न्यूज आई है। नवीन फ्लोरिन का जो स्टॉक था वो काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था, स्पेशली जब से कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो वैकेंट रहा है। सो दिसंबर 2023 में कंपनी के जो लास्ट एमडी थे मिस्टर राजेश वेलिंग, सो उन्होंने इस कंपनी की अपनी पोजीशन से रिजाइन किया। एंड फ्रॉम 15 दिसंबर 2023 ये एमडी की जो सीट थी इस कंपनी की वो खाली ही थी। एंड लगभग 6 महीने बाद कल कंपनी ने अनाउंस किया कि वो मिस्टर नितिन कुलकर्णी को एज एन एमडी अपॉइंट करने जा रही है। सो मिस्टर नितिन कुलकर्णी ये नवीन फ्लोरिन में ही पहले 7 साल काम कर चुके हैं। इसके साथ साथ आदित्य बिरला ग्रुप में भी इसका इन्होंने एक लीडिंग रोल प्ले किया है। और उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में वो एक लीडिंग रोल निभा रहे थे। सो लगभग ऑलमोस्ट 20 साल बाद ये कंपनी में नवीन फ्लोरिन में वापस से रिटर्न आ रहे हैं एज एन एमडी ऑफ द कंपनी। सो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड लेकर आते हैं और ग्राउंड लेवल जो बिजनेस है उसका इनको काफी ज्यादा एक्सपर्टीज है। एंड जैसे ही कंपनी ने ये अनाउंसमेंट करी तो जो स्टॉक प्राइस है वो तुरंत ही 4% बढ़ गया ड्यूरिंग द ट्रेडिंग पीरियड। सो जैसे ये प्रेस रिलीज आया कंपनी का वैसे ही स्टॉक में एक सडन मूवमेंट देखने को मिली थी। सो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था कि मैनेजमेंट ना होने का, एमडी ना होने का ओवरहैंग जो था वो अभी इस स्टॉक से उठ चुका है। एंड एक जो न्यू मैनेजमेंट है, न्यू लीडरशिप जो कंपनी में आ रही है तो वो कैसे कंपनी को न्यू ग्रोथ के तरफ गाइड करेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप का जो सुपर ऐप है अदानी वन, उन्होंने कोलैबोरेट किया है आईसीआईसीआई बैंक
एंड वीजा के साथ। सो आईसीआईसीआई बैंक एंड अदानी वन का एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं ये दोनों कंपनीज मिलकर। एंड दिस कार्ड वुड बी रोल आउट इन कोलैबोरेशन विद वीजा। सो अदानी ग्रुप के जो एक डायरेक्टर है मिस्टर जीत अदानी, सो उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो फिनटेक इकोसिस्टम है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया में जो फिनटेक पेनिट्रेशन है वो अभी तक के सिर्फ 35% पे ही है। सो इन्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड अदानी वन का जो बेसिकली यहाँ पे सुपर ऐप जो है वो उसी को फिनटेक में यहाँ पे वो लोग फोकस करने जा रहे हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द फिनटेक फिनटेक अपॉर्चुनिटीज दैट दे आर लुकिंग फॉर। जो अदानी वन का जो ऐप है वो रिसेंटली ही इसी फाइनेंशियल ईयर में FY 24 में ही इस कंपनी ने लॉन्च किया था। एंड द कंपनी इज टारगेटिंग 500 मिलियन यूजर्स बाय द एंड ऑफ 2030। सो 50 करोड़ यूजर्स की बात अदानी वन यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा अदानी एंटरप्राइजेस की एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिला था। सो अब हम बढ़ेंगे हमारे आखिरी सेक्शन के और, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। सो इन्फ्लेशन क्या है, ये बेसिकली आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जब प्राइसेस बढ़ती है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन इसी के बारे में कि इन्फ्लेशन एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन का कंपनीज पे कैसे इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। सो इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, इट इज नथिंग बट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। सो किसी भी चीज की प्राइस अगर आज 100 रुपए है और वो कल जाके 105 रुपए हो जाती है, सो ये जो 5 रुपए का डिफरेंस है दैट इज इन्फ्लेशन। सो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है तो हम उसे कहते हैं कि हमें इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं। सो एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ट में मुझे मिला है, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू ऑल। सो 1970 में अगर कोई एक कप ऑफ कॉफी लेने जाता था तो उसे 25 सेंट्स यहाँ पे मात्र देने पड़ते थे उस कॉफी के लिए। लेकिन ओवर द पीरियड ये जो प्राइसेस है वो बढ़ती गई, और अगर 2022 की बात करें तो वही कॉफी की कीमत $1.85 की हो चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सेम प्रोडक्ट है लेकिन उसका टाइमिंग जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो उसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन ये टर्म हमने अभी समझ लिए, लेकिन इसके साथ साथ और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दैट इज डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सो ये दोनों क्या होती है ये हम एक एग्जांपल के जरिए हम लोग समझेंगे। ये जो अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो अगर एक इंडेक्स है वो ईयर 1 में 100 है, एंड वहां से ये कैसे चेंज हो रहा है अगर हम इसके बारे में देखें। फर्स्ट जो हम सेक्शन देख सकते हैं दैट इज रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। जब अगर हम फर्स्ट सेक्शन देखें तो जो इंडेक्स है वो 100 से 120, फिर 150 एंड फिर 200 पे आ गया। जो इंक्रीज है, ईयर 1 से ईयर 2 का जो इंक्रीज है वो 20%, उसके बाद 25% का इंक्रीज, एंड उसके बाद 33% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। जब इंक्रीज होता है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, एंड व्हेन द नंबर दैट द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इज आल्सो इंक्रीजिंग, उसे हम नॉर्मल इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम डिसइन्फ्लेशन देखें जो मिडल सेक्शन है, जो नंबर है, जो इंडेक्स की वैल्यू है वो तो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे नजर आ रही है, लेकिन जो परसेंटेज इंक्रीज है जो हम ऊपर देख सकते हैं 10%, 9%, 8%, द परसेंटेज जो है इंक्रीज होने का, वो परसेंटेज में गिरावट अगर आती है तो उसे हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन ये एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है कि जब वैल्यूज ही गिर रही है, तो जो इंडेक्स 100 पे स्टार्ट हुआ था उसकी वैल्यू 90, फिर 80, फिर 70, यानी कि जो प्राइस जो इंक्रीज है वो नेगेटिव नंबर पे आ चुका है, -10%, -11%, -13%। ये जो जब इन्फ्लेशन का नंबर नेगेटिव हो जाता है या जब प्राइसेस गिरने लगती है तो हम उसे कहते हैं डिफ्लेशन।
सो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कैसा होता है किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे, वो समझते हैं। सो इन्फ्लेशन जब हम कोई भी कंपनी फेस करती है, तो उसकी जो रॉ मटेरियल का प्राइसेस है, इनपुट प्राइसेस जो है, वो इंक्रीज हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। अगर ये कंपनी अपने जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो पास ऑन कर सके अपने कस्टमर्स को, तो उनके मार्जिन जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है, और ऐसी कंपनी अपने ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे इजीली आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम अ, अगर कोई कंपनी अब ये जो इनपुट कॉस्ट है वो पार्शियली या कंप्लीटली पास ऑन ना कर पाए, तो इस ऐसी कंपनीज के, ऐसे इंडस्ट्री के मार्जिन जो है वो डिक्लाइन होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो है इन कंपनीज की वो गिरते हुए नजर आती है, एंड इसी का इम्पैक्ट इन कंपनीज की ग्रोथ पे भी नजर आता है। सो ऐसे सिचुएशन में जब मार्जिन्स वगैरह डिक्लाइन हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो श्रिंक हो रही है, तो कंपनी के जो कैश फ्लोज है ऑपरेशन से वो भी कम होते हुए नजर आएंगे। एंड ऐसी सिचुएशन में जब ये कंपनी को अपनी ग्रोथ ड्राइव करने के लिए केपेक्स लगेगा और अपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स लगेंगे, तो उनको मजबूरन दो ऑप्शंस हो गए। या तो आप डेट ले लो, जिसमें एक इनएबिलिटी अगर यहाँ पे अगर आ जाती है, तो एक फाइनेंशियल लिवरेज से रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप डेट नहीं लेते हो, अगर ये कंपनी अपने केपेक्स प्लान्स, अपने ग्रोथ प्लान्स डिले करती है, तो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ जो है उसका आउटलुक जो है वो लोअर हो जाता है। एंड उसी का रीजन होता है कि व्हेन द ग्रोथ आउटलुक इज स्लोवर्ड, सो मार्केट्स बेसिकली हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको डिस्काउंट करते हैं मार्केट। तो जब फ्यूचर में ग्रोथ डिले होती है या ग्रोथ का जो पेस है वो स्लो हो जाता है, तो मार्केट ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे इंडस्ट्री को डी रेटिंग दे देता है। तो यहाँ पे पी मल्टीपल शार्टर हो सकते हैं, एंड इसी के कारण स्टॉक प्राइस अंडर परफॉर्म करने लगती है। So that is how the inflation impacts a company's profitability and its stock prices. सो अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में इन्फ्लेशन नंबर्स कैसे है, सो दिस इज अ चार्ट दैट प्रोवाइड्स लास्ट 1 ईयर्स इन्फ्लेशन नंबर। हम एवरी मंथ का इन्फ्लेशन यहाँ पे देख सकते हैं। सो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है कि जुलाई में 7.44% का इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला था जुलाई 23 में, एंड उसके बाद से अभी जो रिसेंट नंबर है दैट इज 4.83% का इन्फ्लेशन अप्रैल मंथ में इंडिया ने रिपोर्ट किया है। सो लास्ट दिसंबर से अगर हम देखें, तो कंसिस्टेंटली हमारा जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो गिरते जा रहा है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन का जो नंबर है, यानी कि जो परसेंटेज इंक्रीज है, वो पॉजिटिव साइड पे है। तो आप बताइए, इज इट डिसइंफ्लेशन और इज इट डिफ्लेशन? सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। अपने व्यूज कमेंट में बताइए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग ऐसे इंफॉर्मेशन का लाभ उठा सके। अगर आपको लगता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी इन्वेस्ट चेतना वेबसाइट को जरूर से जरूर विजिट कीजिए, और वहाँ आप हमारे सर्विसेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।